हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 8 क्लास SCERT हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को लाइन बाय लाइन करके स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे। तो आइए फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने यह जाना है कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक 3 कालखंडों में बांटा गया है। कक्षा 6 में आपने प्राचीन एवं कक्षा 7 में मध्यकाल में हुए मुख्य परिवर्तनों एवं विशेषताओं के बारे में जाना। तो फ्रेंड्स, कक्षा 6 के इतिहास में मुख्य रूप से प्राचीन इतिहास के बारे में स्टडी करना है और कक्षा 7 में मध्यकाल में हुए परिवर्तनों के बारे में स्टडी करना है। अब हम लोग इस चैप्टर में आधुनिक काल में हुए बदलावों और इन बदलावों के बारे में किन स्रोतों से जानकारी मिलती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तन ही उस काल की मुख्य विशेषता होती है। आप यह भी जानते हैं कि हमारी दुनिया शुरू से लेकर आज तक कभी भी स्थिर नहीं रही है। यह हम लोगों के सामूहिक क्रियाकलापों के कारण ही हमेशा बदलती रहती है। इन बदलावों के कारण हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला, संस्कृति आदि प्राय सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहता है। अब यहाँ पर ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। आधुनिक युग में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन हमारे देश के साथ साथ दुनिया के अन्य भागों में भी हुए। ये परिवर्तन कब और कैसे शुरू हुए और उन्होंने दुनिया को किस तरह प्रभावित किया, इसे समझने का हम लोग इस चैप्टर में प्रयास करेंगे। पुनर्जागरण। आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई। 15वीं शताब्दी में इटली में एक आंदोलन आरंभ हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस शताब्दी में हुई थी। तो वहाँ पर 15वीं से 16वीं शताब्दी राइट आंसर दिया गया था। ठीक है, तो ये सभी इसी बुक से लिए गए क्वेश्चन हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से एक एक करके एक एक लाइन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर से यहाँ से। इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने, पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। फलतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। प्रश्न चिन्ह लगाने की इस आज़ादी ने लोगों को अपने ही शासकों के प्रति आवाज़ बुलंद करने के लिए भी प्रेरित किया। धार्मिक क्षेत्र में भी लोग अंधविश्वास पर आधारित आपत्तिजनक प्रयासों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। व्यापार संबंधों और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में विस्तार हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने क्या जाना फ्रेंड्स? ये जाना कि पुनर्जागरण की शुरुआत जो हुई थी वो इटली में हुई थी और यह नया आंदोलन था जो कि 15वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत के फलस्वरूप लोगों में वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ। लोगों ने पुराने पद्धतियों पर प्रश्न उठाने लगे, जिसके फलस्वरूप ये नई दुनिया में भी इस विचारधारा का विस्तार हुआ। अब हम लोग खोज यात्राएं से शुरू करेंगे पढ़ना। सीमित मान्यताओं की सच्चाई जांचने के साथ साथ इस वक्त नई चीज़ों को खोजने में भी काफ़ी प्रयास किए गए। इसी समय अपने इलाके से बाहर की दुनिया के बारे में जानने का भी प्रचलन बढ़ा। इसके अंतर्गत यूरोप के नाविक और नौचालकों ने दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने का प्रयास किया। एशिया और अमेरिका के देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज भी इन्हीं प्रयासों का परिणाम थी। इन प्रयासों से यूरोप के कुछ लोग कुछ ऐसे देशों तक भी पहुंच पाए जिनके बारे में उन्हें दुनिया के बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। आपने स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस के बारे में सुना है। तो फ्रेंड्स, कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रेंड्स, ये स्पेन के थे, जिसने इसी समय 1492 में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। किसने की थी अमेरिका महाद्वीप की खोज? तो 1492 ईस्वी में स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस। ठीक है, पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगम्मा के बारे में भी आपने सुना होगा कि उसने 1498 में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की।
तो भारत से यूरोप तक की समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये थे वास्को डी गामा। इन्होंने 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की और इन्हें ही कहा जाता है कि इन्होंने भारत की खोज की। तो फ्रेंड्स इन्होंने भारत की खोज नहीं की थी, इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी। नए मार्गों और भू भागों की खोज का एक परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देशों का इन नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित होने लगा। पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति। इन व्यापारिक संबंधों से यूरोप के व्यापारियों ने बहुत लाभ कमाया। लाभ होने के कारण धीरे धीरे इनके पास पूंजी जमा होने लगी। इस पूंजी को उन्होंने पुनः व्यापार में लगाया। इस प्रकार 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे पूंजीवाद कहा जाता है। तो फ्रेंड्स पूंजीवाद का जन्म भी 15वीं शताब्दी के अंत तक शुरू हो गया था। तो हो सकता है इस बार के एग्जाम में ये पूछ ले कि पूंजीवाद की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग याद रखेंगे, पुनर्जागरण के साथ साथ इसे भी याद रखेंगे कि 15वीं शताब्दी के अंत से पूंजीवादी का शुरुआत होने लगा था। इस नई सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी पूंजीपतियों और श्रमिकों को के दो नए वर्गों का उदय। पूंजीपति व्यापार के लिए तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे और उनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। तो फ्रेंड्स पूंजीपतियों का क्या उद्देश्य था? तो व्यापार से मुनाफा कमाना इनका मुख्य उद्देश्य था। श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ उत्पादन के तरीकों में भी परिवर्तन होने लगा। आपको याद होगा कि मध्यकाल में कपड़े जुलाहे अपने हाथों से बनाते थे। आधुनिक युग में कपड़े जुलाहे के अतिरिक्त मशीनों से भी तैयार किए जाने लगे। मशीनीकरण की यह प्रक्रिया इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई और फिर धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैली, जिसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया था। तो फ्रेंड्स इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। उद्योगों की स्थापना के कारण इन देशों में वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी तेजी से होने लगा। अब इस तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। साथ ही इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। इन दोनों ही आवश्यकताओं ने यूरोप के देशों को अपने देशों से बाहर दुनिया में पैर फैलाने के लिए मजबूर कर दिया। इन देशों को लगा कि अगर वे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर काबू पा लेंगे तो उन्हें अपने उद्योगों के लिए न केवल कच्चा माल सस्ते दामों में मिलने लगेगा बल्कि उनके तैयार माल के लिए बाजार भी उपलब्ध हो जाएगा। इससे साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई यह प्रक्रिया एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों को औद्योगिक यूरोपीय देशों के आर्थिक एवं राजनीतिक नियंत्रण के अंदर ले आई। इस प्रक्रिया के अंदर शासित देश कॉलोनी अर्थात उपनिवेश कहलाए। बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को अपनाने के कारण इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहा जाता है। यहाँ पर साम्राज्यवाद का परिभाषा दिया गया है। सैनिक अथवा अन्य तरीकों से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपनी राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। तो फ्रेंड्स कभी कभी वर्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑप्शन में, तो इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति। दुनिया में हो रहे इन बदलावों के बीच 18वीं सदी के अंतिम दशकों में दो और महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहले का संबंध अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, दूसरे का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है। अमेरिका की खोज के बाद वहां पर यूरोप के देशों ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे यहाँ बस गए लोगों ने ही यूरोपीय देशों के शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इसी तरह फ्रांस के लोगों ने भी राज परिवार और सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इन दोनों ही देशों में लोगों का अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर किया गया संघर्ष सफल रहा। इसके बाद इन देशों के लोगों ने अपने अपने देशों में गणतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित की। स्वतंत्रता और समानता उनके मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। फ्रांस और अमेरिका के इस
फ्रांस और अमेरिका के इन आंदोलनों का कई देशों के लोगों पर प्रभाव पड़ा। इसका एक प्रभाव यह भी था कि धीरे धीरे एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों में, जो लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहे थे और जो एक जैसी भाषा बोलते थे, अपने को एक जैसी मानने या एक राष्ट्र के रूप में पहचाने जाने की परंपरा शुरू हुई। आधुनिक काल एवं हमारा देश। इस प्रकार यूरोप में हुए इन परिवर्तनों से प्रभावित होकर अन्य देशों के लोगों ने नए ढंग से सोचना विचारना शुरू कर दिया। नए उपनिवेशों की तलाश में जब यूरोपीय हमारे देश में आए तो हमारे देश पर भी इन परिवर्तनों का भी प्रभाव पड़ा। आपको याद होगा कि 18वीं सदी के शुरू में हमारे देश किस प्रकार टुकड़ों में बटा हुआ था। इसी समय यूरोप के व्यापारी भारत के विभिन्न भागों में व्यापार में जुटे हुए थे। यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, क्योंकि बॉक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए रहते हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है। प्राय 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को, जो 1750 के बाद शुरू हुआ, आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1750 ईस्वी के बाद, यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। आधुनिक शब्द का इस्तेमाल जब समय के संदर्भ में किया जाता है तो इसका अर्थ है अतीत का सबसे नज़दीक हिस्सा जो पिछले लगभग 300 वर्षों से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि आधुनिक काल कब से माना जाता है। ठीक है, हो सकता है तो इससे बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएं। तो हम लोग जब भी आप बुक पढ़िए तो ये बॉक्स वाले जितने भी प्रश्न दिए गए रहते हैं, चाहे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए रहते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट शब्द दिया गया रहता है, उसको आप लोग मत छोड़िएगा, क्योंकि बीपीएससी का ऐसा पैटर्न है कि वो हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछती है तो बुक के अंदर से पूछेगी, और नहीं तो ये जो बॉक्स दिया गया रहता है उसी से क्वेश्चन पुट कर देती है। ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। उनमें से जो व्यापारी इंग्लैंड से आए, वे व्यापार करते करते धीरे धीरे हमारे देश के शासक बन बैठे। इन्होंने हमारे देश के स्थानीय नवाबों और राजाओं को हराकर अपना शासन स्थापित किया। आगे के 200 सालों तक हमारे देश पर इनका शासन रहा। हमारे देश में अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा एवं नवीन विचारों का प्रवेश हुआ। फलतः भारतीय लोगों में जागृति आई। आगे की इकाइयों में हम देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे देश की आर्थिक संसाधनों का लाभ का इस्तेमाल किया। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए या अपने लाभ के लिए नई फसलों की खेती कराई। आगे हम यह भी जानेंगे कि लंबे समय तक अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप हमारे देश के मूल्यों, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए। जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव देखने को मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग औपनिवेशीकरण कहते हैं और इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहा जाता है। इस काल विभाजन से अलग हटकर कुछ इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर भी अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इसी तरह कई अंग्रेज इतिहासकार ने भारतीय इतिहास के कालखंडों को अपने नज़रियों से बांटने की कोशिश की है। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। कालखंडों के इस निर्धारण को उस वक्त लोगों ने मान भी लिया था। जेम्स मिल को लगता था कि एशियाई देश प्रगति और सभ्यता के मामले में यूरोप से काफ़ी पीछे था। उनका मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का शासन था। भारत के लोग इतने पिछड़े और असभ्य थे कि अंग्रेजी शासन से ही उनका कल्याण हो सकता था। ये सब किसका मानना था फ्रेंड्स? तो ये सब स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, जेम्स मिल का ये सब मानना था। अंग्रेज भारतीयों से श्रेष्ठ और बेहतर थे।
एक और तो वे भारतीय इतिहास को हिंदू और मुस्लिम काल में बांटते हैं, जबकि अपने लिए ब्रिटिश शब्द का प्रयोग करते हैं, ईसाई शब्द का प्रयोग नहीं करते। ब्रिटिश शब्द से संभवतः अपनी एकता और राष्ट्रीयता का बोध कराना चाहते थे। जरा सोचिए, क्या इतिहास के किसी कालखंड की अवधि को हिंदू, मुस्लिम या ईसाई दौर कहा जा सकता है? क्या किसी भी अवधि में कई तरह के धर्म एवं एक साथ नहीं चलते? क्या किसी अवधि में अन्य धर्मों के लोगों के जीवन तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता? हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी अवधि का इतिहास किसी एक तरह के लोगों से अकेले नहीं बनता, बल्कि समाज के सारे लोगों को एक साथ मिलकर एक साथ चलने से बनता है। इतिहास को जानिए। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि इतिहासकार इतिहास को जानने के लिए जिन स्रोत साधनों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। यहाँ से हम लोग फिर से शुरू करते हैं। स्मरण करें, प्राचीन काल एवं मध्यकाल के स्रोत तो प्राय एक ही थे, लेकिन प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में स्रोतों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई। आपने देखा है कि पुराने प्रकार के स्रोतों के अतिरिक्त मध्यकाल में कुछ नए स्रोत भी सामने आए। आगे हम लोग पाएंगे कि आधुनिक काल में इन स्रोतों की संख्या एवं विविधता में भारी वृद्धि हुई। ऐसा क्यों हुआ, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। 7वीं कक्षा में आपने पढ़ा था कि 19वीं सदी से पहले के सालों में छापा खाना नहीं थे। लिपिक या नकलवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। बाद में 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक के माध्यम से सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियों को आप आज भी अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में देख सकते हैं। अभिलेखागारों में सरकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। इन दस्तावेजों में सरकार की योजनाओं एवं कर से संबंधित दस्तावेज, पुलिस एवं सीआईडी रिपोर्ट, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों के रिकॉर्ड, विभिन्न कमीशनों के रिकॉर्ड आदि शामिल होते हैं। आज भी हर जिले में एक रिकॉर्ड रूम होते हैं, इन्हें आप देख भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, कचहरी आदि के रिकॉर्ड रूम भी शामिल होते हैं। इसी तरह पुस्तकालयों में वर्षों पहले के पुराने अखबार, व्यक्तिगत पत्र, डायरिया, निजी दस्तावेज आदि चीज़ें सुरक्षित रखी जाती है। महान व्यक्तियों के जीवन एवं आत्मकथा के इतिहास के अध्ययन में उपयोगी साबित हुए हैं। इन पुस्तकों से हमें उन व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी मिलती है जिन्होंने राजनीति, प्रशासन एवं समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही इन पुस्तकों से हमें उस समय के समाज में हो रही विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में भी समझने में सहायता मिलती है। अपने देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक पुस्तकालय एवं पटना स्थित सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, बिहार राज्य अभिलेखागार जैसी संस्थाओं में आप जाकर इन सामग्रियों का अध्ययन कर सकते हैं। इधर हाल के दिनों में पिछली पीढ़ी के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भाषण, साक्षात्कार एवं स्मृतियों के रिकॉर्ड रखने की परंपरा भी संग्रहालयों में शुरू की गई है। 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का मानचित्र तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। तो फ्रेंड्स, सर्वेक्षण की शुरुआत कब से हुई? तो 19वीं सदी के शुरुआत से ही। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। सर्वेक्षणों से में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ के से मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं एवं स्थानीय फसलों का पता लगाया जाता था। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। आज ये सारे सर्वेक्षण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत साबित हो रहे हैं। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनके धर्म, जाति, व्यवसाय, शैक्षणिक स्तर आदि के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती है। इन जानकारियों के आधार पर उनके बेहतरी के लिए भावी योजनाएं तैयार की जाती हैं। इन सारे ऐतिहासिक स्रोतों के अलावा एक आम अनपढ़ आदमी, आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब क्या सोचते थे, उनके अनुभव क्या थे, इसे जानने के लिए हम लोगों को अभी और कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें उस समय के कवियों, उपन्यासकारों की रचनाओं, स्थानीय बाजारों में
बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें, यात्रियों के संस्मरण आदि चीज़ों को टटोलना होगा। आपने महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के बारे में अवश्य सुना होगा। इनकी कई रचनाएं जैसे गबन, गोदान, कफन में एक सामान्य आदमी की परिस्थितियों का जिक्र किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये गबन, गोदान और कफन जो है, ये मुंशी प्रेमचंद जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। हो सकता है इसे क्वेश्चन पूछा जाए। इनकी रचनाओं में तत्कालीन समाज की तस्वीर भी देखने को मिलती है। कुछ लोग कहानियाँ, उपन्यास एवं ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित फिल्म भी बनाते हैं। इन फिल्मों के माध्यम से हम मनोरंजन के रूप में अतीत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था। भारत में इसका इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का फोटो उपलब्ध है। वह पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसकी फोटो कैमरे में से खींची गई थी। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं के फोटो बहुत उपयोगी साबित हुए। तो फ्रेंड्स, ये जो बॉक्स में जितने भी पॉइंट दिए गए रहते हैं, इस सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। आपने अभी तक ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जाना। आइए कुछ ऐतिहासिक स्रोतों को विभिन्न समाचार पत्रों, सीआईडी रिपोर्ट एवं पत्र के माध्यम से देखने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, ये जो फिगर दिया गया है, ये बहादुर शाह जफर द्वितीय का है। यहाँ पर समझाने के लिए कुछ ऐतिहासिक स्रोत दिए गए हैं, देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये हमको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। 31 मार्च को पंडित जवाहरलाल नेहरू छपरा से अपनी सभा की शुरुआत की। तो फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 मार्च को कहाँ से अपनी सभा की शुरुआत की थी? तो छपरा से, जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। छपरा रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर महमूद एवं करीब 400 कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। 9 बजे सुबह से आसपास के इलाकों में करीब 8 गांवों में सभाएं हुई। प्राय हर जगह लोगों से अहिंसात्मक ढंग से नमक कानून तोड़ने का आग्रह किया गया। तो फ्रेंड्स, ये जो स्रोत है, ये असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय का है, ठीक है, क्योंकि नमक कानून तोड़ने का प्रयास उसी आंदोलन में किया गया था। 31 मार्च की रात को बेतिया के लिए रवाना हो गए। अगले दिन 1 अप्रैल को बेतिया में करीब 20,000 लोगों के सभा को संबोधित किया। बेतिया से कार द्वारा मोतिहारी के लिए रवाना हुए। वहां दोपहर को करीब 10,000 लोगों की भीड़ को संबोधित किया। हर जगह लोगों ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। अपने बिहार भ्रमण के दौरान उन्होंने सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर एवं सारण जिलों में लोगों को अंग्रेजी शासन द्वारा प्रतिबंधित नमक कानून तोड़ने के लिए प्रेरित किया। 3 अप्रैल को उन्होंने सारण जिले में चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह किया। ये जो एक है स्रोत है, सीआईडी रिपोर्ट है, सीआईडी विभाग रिपोर्ट 1930। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए। तो ये जो स्रोत है, इसे हम लोग, इसमें इम्पोर्टेंट हमको कुछ लग नहीं रहा है। बस ये इसमें हम लोग को ध्यान में रखना है कि सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर और सारण जिले के लोगों को उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मना किया था। किसके लिए? तो वे प्रतिबंधित नमक कानून का यूज ना करें, यानी नमक कानून तोड़ने के लिए उनको प्रेरित किया था, ठीक है। इसे हम लोग याद रखेंगे। और कहाँ पहुँचे थे वे? तो छपरा में सबसे पहले पहुँचे थे, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है, बाकी कुछ हमको उसमें इम्पोर्टेंट उतना लग नहीं रहा। ये तो समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है इसमें। ये अखबार का कोई न्यूज़ है। उस टाइम रिपोर्टिंग कौन कर रहे थे, कौन से कहाँ के थे और कौन थे जो महात्मा गांधी के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनके साथ थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। हाँ, ये वायसराय के नाम गांधी जी का पत्र। उस टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। इसमें क्या ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, हमको लग नहीं रहा है कि कुछ इम्पोर्टेंट होगा। इसको हम लोग स्किप कर देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हमको लग नहीं रहा है।
हाँ, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। समय के साथ परिवर्तन। कक्षा 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कि समय के साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाओं एवं जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर लिखा गया है, और ये 6 to 8 के SST में ये क्वेश्चन शायद पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में इनमें से कौन कौन से देश शामिल हैं। तो भारत शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, पाकिस्तान शामिल है और मालदीव शामिल है। इनमें भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य के अभिन्न अंग थे। म्यांमार, जो कि तत्कालीन बर्मा के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका, जिसे सीलोन कहा जाता था उस टाइम, 1937 ईस्वी तक अंग्रेजों के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। स्वतंत्रता के बाद हमारा देश हिंदुस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया। बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चले गए। बाद में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश नाम से स्वतंत्र देश बना। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे। 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित किया गया। 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दोनों को अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया। पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार से उसके दक्षिणी पठारी क्षेत्र को अलग कर पृथक झारखंड राज्य का गठन किया गया। यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। ये तो बिहार का मैप है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है समाप्त होता है। अभ्यास प्रश्न हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर को स्टडी करेंगे।